गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो थर्ड पोर्शन रह गया उस थर्ड पोर्शन को आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने फर्स्ट वाले पोर्शन के अंदर बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में पूरी जान ली थी, पूरी एप्लीकेशन हो गई थी। फिर उस बायोट-सावर्ट लॉ के बाद दूसरा टॉपिक हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में जाना था, उसका एक पूरा टॉपिक हो गया था। अब उसके बाद जो नया टॉपिक चलेगा वो होगा हमारे पास फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फोर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। टॉपिक नाम होगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो फोर्स एक्चुअल में है क्या। फोर्स की वजह से जो है कोई भी कंडक्टर जो होता है किसी भी फील्ड में वो मूव करता है। अगर फोर्स नहीं होगा तो कोई कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करता है। फोर्स की मदद से ही कंडक्टर जो होता है वो मूव करता है। किसी भी फोर्स की वजह से ही हमारा जो कंडक्टर होता है और फोर्स की वजह से हमारा जो चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें फोर्स के बारे में कि फोर्स कैसे पता करेंगे फोर्स क्या होगा, तो फोर्स के लिए ना हमें ये देखना होगा कि फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, कि हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। जितना ज्यादा आप चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे उतना ज्यादा आपको फोर्स लगेगा। दूसरा फैक्टर होता है कि डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, कि आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा लोगे उतना ज्यादा ही फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे एक्सपीरियंस होगा। तीसरा वो वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट कौन सा, साइन वाला कंपोनेंट। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कोस वाला कंपोनेंट जो v cos थीटा होता है और एक होता है v sin थीटा। तो जो हमारे पास हमें वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेना होगा जो साइन वाला कंपोनेंट। जब तीनों को मिलाएंगे तो तीनों मिला के एक फॉर्मूला बनेगा। दिखाई दे रहा आपको रेड वाला, और रेड वाला दिखाई दे ना दे, डार्क ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो फॉर्मूला बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। यहाँ पर लगे कांस्टेंट, वो कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं K, और इस K की वैल्यू होती है प्रैक्टिकली 1। तो फोर्स कितना हो गया QVB sin थीटा। ये जो हमारे पास है ये है फोर्स का फॉर्मूला, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि मूविंग चार्ज का होना कंपलसरी है। अगर मूविंग चार्ज नहीं है तो उस पर फोर्स नहीं लग सकता, मैं आपको सीधी बता देता हूँ। क्योंकि जब तक चार्ज मोशन में होगा तभी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड तभी फोर्स लगाएगी। लेकिन अगर यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रेस्ट पे है तो भी उस पर फोर्स लगाएगा, अगर चार्ज मोशन में है तो भी वो उस पर फोर्स लगाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ये डिमांड होती है कि मैं फोर्स जो है ना मैं उसी इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगाऊंगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा, और जो चार्ज मोशन में नहीं है तो मैं उस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो अगर हम इसी फोर्स को कन्वर्ट करें वेक्टर फॉर्म में तो जब भी साइन थीटा लगता है तो आप समझोगे उसमें वेक्टर फॉर्म लगेगी। इस साइन को हटाओ और यहां लगा दो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब यहां से ना जब भी क्रॉस आता तो मैंने कहा था कि इन दो क्रॉस करके हमें एक थर्ड वेक्टर मिला वो फोर्स। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इस तरीके से डिसाइड होगी कि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो जब भी ऐसा केस आता है तो हम उसमें दो ही केस हो सकते हैं, या फिर तो प्लेन के इनसाइड द प्लेन या प्लेन के बाहर की तरफ। तो इसमें कुछ स्पेशल केस होंगे, हम कुछ स्पेशल केस भी देखेंगे। पहला स्पेशल केस, अगर थीटा हो जाए 0 डिग्री, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी में आपने कंडक्टर फेंक दिया तो थीटा 0 हो गया तो फोर्स लगेगा 0, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला यहां डालोगे sin 0 1। अगर आपने थीटा ले लिया 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और आपने वेलोसिटी पार्टिकल फेंका ऐसे इस डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा एंगल बन गया 90, तो cos sin 90 होता है 1, तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम QVB। ये फोर्स क्या होगा मैक्सिमम। तो ये दो केस होंगे। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन पता करनी होगी तो डायरेक्शन के लिए कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम लोग यूज करेंगे अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन पता कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, या सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को बड़े ध्यान से समझे तो हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो हमें अपने फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना होगा कि तीनों फिंगर आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे, जो हमारे पास थंब होता है, थंब वाला थंब, ये थंब दिखाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो इंडेक्स फिंगर होगी वो हमें दिखाएगी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और जो हमारे पास सेंट्रल फिंगर है ये दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाएगी। याद रखोगे, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन दिखाएगी और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। तो थंब जो होगा, थंब दिखाएगा कि भाई उस चार्ज पार्टिकल पे कहां पर फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है। कितना तो नहीं बताएगी, कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बताएगी। कौन? आपका थंब बताएगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ध्यान देना, ये होगी करंट की डायरेक्शन, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो बाहर को जो डायरेक्शन होगी ये वाली, ये दिखाएगी फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब ये इसके भी परपेंडिकुलर है और करंट के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल खत्म। ये छोटा टॉपिक था आपका, ये टॉपिक भी खत्म। इसके बाद यहीं से जो आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या थी, हाँ, फोर्स कितना था, फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो एफ अपॉन क्यू बी इसमें लगा सकते हो। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की कूलम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ये यहीं से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाती है, जो कि इसको बोलते हैं टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो बच्चों क्या होती है, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, 1 टेस्ला। ठीक है, 1 टेस्ला। तो यहां तक हमारा टॉपिक खत्म। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स, LORENTZ, लोरेंज फोर्स। अब लोरेंज फोर्स क्या होता है, लोरेंज फोर्स एक तरीके का हमारे पास एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सपीरियंस होता है जब वो चार्ज पार्टिकल एक ऐसे फील्ड में रखा हो, जिस ऐसे स्पेस में रखा हो जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और जिस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी हो। मतलब कि लोरेंज फोर्स का मतलब क्या होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब एक ऐसी फील्ड हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो, एक ऐसा स्पेस हो, उसमें आप चार्ज पार्टिकल डाल दो तो आप देखोगे उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगी। मतलब दोनों फील्ड अपना फोर्स लगाएंगी, तो टोटल फोर्स होगा, उस फोर्स का नाम पड़ा लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, Q इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब लोरेंज फोर्स क्या कहता है भाई, इन दोनों को मिला दो, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को मिला के जो फोर्स बनेगा उसको बोलेंगे लोरेंज फोर्स। अब इनको दोनों को मिला देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब दोनों से क्यू कॉमन ले लो, अंदर बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपके पास रहा एक्सप्रेशन फॉर लोरेंज फोर्स। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। बच्चों हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कोशिश करेंगे चीजें जल्दी खत्म करने की, और फिर ताकि हम जो भी पीवाईक्यू है वो सारे पीवाईक्यू हम लोग कर सकें। एक में छोटा सा मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। हाँ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। सुनो, अगर हम यहाँ पर छोटी बात करें, छोटी सी, क्योंकि बात तो छोटी सी है ना। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, छोटा सा टॉपिक है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स किसी भी पार्टिकल में ऑन अ चार्ज पार्टिकल
इस बात को ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। जीरो मतलब कि भाई वर्क कब होता है, वर्क किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है। वर्क क्या होता है, किसी फोर्स के अगेंस्ट। अब मैं रोड पे चल रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट। अब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो वर्क जो किया जाता है वो किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, अब मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगाएगी फोर्स। अब वो उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तब हमने जब देखा कि जो वर्क जो होता है वो वर्क क्या होता है, जीरो होता है। अब वर्क जीरो हो रहा है कब, जब चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, तो वर्क हो रहा है जीरो। अब वर्क जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो रहा है, जीरो। अब काइनेटिक में चेंज जीरो मतलब, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रहा है। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बाद में होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज है ही नहीं तो वर्क भी नहीं होगा, क्योंकि 11th में आपने पढ़ा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये आपने क्लास 11 में हमने पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो कोई वर्क भी नहीं होगा। तो एमसीक्यू के हिसाब से आप ध्यान रखना कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करे वो वर्क हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एमसीक्यू में क्या आ सकता है, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तो नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है जिसका नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा। ये कलर सही है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैंने आपको बताना है कि तीन ही टाइप के क्या हो गया भाई, तीन ही टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहला मोशन जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मतलब सीधा चलेगा कौन, चार्ज पार्टिकल, लीनियर मोशन। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा चलेगा, गोल गोल चलेगा। और एक मैं शेप बताऊंगा हेलिकल शेप। ये तीन टाइप के शेप देखने को मिलेंगे। कब कौन सा मिलेगा इस बात को देखें। लीनियर मतलब सीधा, जो सीधा चले, चार्ज पार्टिकल सीधा चले, चार्ज पार्टिकल सीधा चले। चार्ज पार्टिकल सीधा तभी चल सकता है जब उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स ना लगा हो, मतलब फोर्स क्या हो, उस पे जीरो हो। अब फोर्स जीरो तभी होगा जब थीटा क्या होगा, जीरो। मतलब बोले तो अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में मैंने चार्ज पार्टिकल को भी प्रोजेक्ट कर दिया, तो फेंकने से जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, वो कहीं नहीं मुड़ेगा। तो पहला केस समझ में आ गया। लीनियर मोशन कब होगा, जब थीटा क्या होगा, जीरो। मतलब वेलोसिटी जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है। दूसरा है सर्कुलर मोशन, कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा तो वो गोल गोल कब मूव करेगा। तो सर्कुलर मोशन में समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन तभी हो सकता है जब हम कितना एंगल रख दें 90 डिग्री। तो मतलब थीटा मेरा कितना हो जाए, 90 डिग्री। अब थीटा 90 पे रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब एंगल 90 हो गया, तो वो एकदम सर्कुलर मोशन पोजेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हर पॉइंट पर देखोगे वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ,
तो एंगल कितना रहेगा, हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो अगर बॉडी आप चाहते हो कि सर्कुलर मोशन में रहे तो उसके लिए आपको उसका एंगल बच्चों कितना करना पड़ेगा, एंगल 90 डिग्री करना पड़ेगा। अगर वो सर्कल में है तो उस सर्कल की कोनो रेडियस तो होगी ना बाबू, कोई ना कोई रेडियस तो होगी। अब जो रेडियस होगी वो रेडियस देखते हैं, रेडियस क्या होगी, रेडियस की बात करते हैं, रेडियस क्या होगी। रेडियस के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा उस पार्टिकल पे दो फोर्स लगेंगे बच्चों। पहला फोर्स, अब देखो गोल गोल घूम रहा है तो पहला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ठीक। दूसरा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो कि क्या होता है QVB। अब आपको R निकालना है तो QVB कहां कर दो, नीचे कर दो, mv²/QVB = R, ठीक है। तो V से V क्या कर दो, काट दो, क्या बचा mv/QB। ये रहा हमारे पास इस सर्कल की रेडियस जिस सर्कल में गोल गोल घूमेगा, ठीक है बच्चों। mv मतलब मास इनटू वेलोसिटी, QB, Q मतलब चार्ज, V मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रेडियस से वो लगातार गोल गोल घूमेगा। अगर अब आपको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोले तो कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, पीरियड एक चक्कर बाबू भैया बड़ा बेकार है चक्कर। हाँ लेकिन ये चक्कर किसी और का लगा रहा है, ये चक्कर गोल गोल घूम रहा है, ये किसी के पीछे चक्कर नहीं लगा रहा है। तो इसका जब चक्कर निकालने जाएंगे तो चक्कर क्या होगा भाई, चक्कर टाइम का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का डिस्टेंस, एक डिस्टेंस का मतलब 2πr और वेलोसिटी मतलब v। अरे ये क्या है भाई, r तो मैंने अभी यहाँ पर निकाला था, तो इसी r को मैं यहाँ पर डाल दूं प्यारे बच्चों। देखो r कितना है mv/QB, तो v से b क्या कर दो, काट दो, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2πm/QB। तो ये लो टाइम पीरियड भी आपने निकाल दिया, बोलो जय श्री राम। उसके बाद अब हमसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि वो एक सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, एक सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब चक्कर किसके काटेगा, ये चक्कर नहीं पता, चक्कर काट रहा है वो लगातार, कोई पता नहीं किसके चक्कर काट रहा है। हाँ लेकिन निकाल तो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 1/टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो ये रहा 2πm/QB। तो QB कहेंगे भाई तुम ऊपर चले जाओ, तो QB पहुंच गया ऊपर, ये हो गया 2πm। ये रही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है हर्ट्ज होती है, टाइम की यूनिट बच्चों सेकंड होती है, रेडियस की यूनिट बेटा मीटर होती है। तो ये सब तो आपने निकाल दिया। तो आपने ये केसेस निकाल लिए बच्चों, आपने बहुत अच्छा किया कि जो आप ध्यान से पढ़ रहे हो। हमने मेन टॉपिक यही था, सर्कुलर मोशन ही मेन था। अब देखो हेलिकल शेप में क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि हम लोग एंगल, उसमें हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंकते हैं कि मेरा थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, इनके बीच में एंगल होना चाहिए। तो जब इनके बीच में एंगल होगा तो हम ऐसे वेलोसिटी को फेंकेंगे। मान लो ये रही मेरे पास मेरी वेलोसिटी और ये पार्टिकल इस तरीके से घूमेगा चारों तरफ, बोलो समझ में आया बच्चों, इस तरीके से पार्टिकल आपका घूमेगा। अब ये जब घूमेगा ऐसे तो ये रही हमारे पास वेलोसिटी, अरे कहाँ जा रहा भाई, ये रही हमारे पास हमारी वेलोसिटी, ध्यान देना बच्चों, ये रही मेरे पास मेरी वेलोसिटी। एक कंपोनेंट ये रहा मेरे पास जिसका नाम है v cos थीटा, एक कंपोनेंट ये रहा जिसका नाम है v sin थीटा, ठीक। तो दो कंपोनेंट हो गए। आप देखो ये ऐसा गोल गोल चल रही है, ये गोल गोल भी घूम रही है, देखो गोल गोल मतलब सर्कुलर मोशन भी कर रही है, सर्कुलर के साथ साथ ये आगे भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग के दो आपने पढ़े थे उन्हीं दो को कंबाइन करके ये थर्ड मोशन बन गया है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, वो है v sin थीटा। और लीनियर मोशन के लिए कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, वो है v cos थीटा। बोलो समझ में आया, ठीक। इसके बाद इसमें भी कुछ छोटी छोटी बातें होंगी, वो भी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहला कि वो हमसे पूछेगा रेडियस कौन सी होगी रे भाई,
रेडियस कौन सी होगी? रेडियस का तो फॉर्मूला भी आपने यहाँ पर पढ़ा था, क्यू बी अपॉन क्यू बी एम बी, रेडियस एम बी अपॉन क्यू बी। लेकिन वेलोसिटी कौन सी लेनी है? वेलोसिटी तो वो वाली लेनी है जो गोल गोल मूव करने में मदद कर रहा है, मतलब वर्टिकल वाली लेनी है, मतलब m अपॉन एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये वाली वेलोसिटी लेनी है। यहां से निकल के आ जाएगा आपकी रेडियस का फार्मूला। ऐसे ही टाइम पीरियड का फार्मूला निकाल लेना। इसमें एक और टर्म आती है, इसको बोलते हैं पिच। ये जो डिस्टेंस होता है इसी को तो बोलते हैं पिच। पिच निकालो, पिच। पिच पिच कैसे निकालोगे? पिच को निकालना है, पिच को निकालना है। पिच तो डिस्टेंस है। अब हर बच्चे को पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम आप ले सकते हो कितना, टाइम पीरियड ले सकते हो। वेलोसिटी कौन सी लेनी है? आगे वाली वेलोसिटी जो है v cos थीटा। और टाइम कितना लेना है बाबू? टाइम तो टाइम ही ले लो। टाइम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, हमने पहले पढ़ा था। 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये हमने पढ़ा था टाइम पीरियड, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ चुका है, ये फॉर्मूला आ चुका है किसका? पिच का फॉर्मूला आ चुका है। पिच के बाद छोटे सा टॉपिक, ये टॉपिक आपका खत्म। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रिवाइज कर लें, 3 ही मोशन हो सकते हैं। पहला मोशन कि पार्टिकल चले आपका सीधा, दूसरा मोशन पार्टिकल चले गोल गोल, तीसरा मोशन साथ साथ चले, सीधा भी चले और गोल गोल भी चले। ठीक है, सीधा चलने के लिए एंगल रखना पड़ेगा 0, गोल गोल चलने के लिए एंगल रखना पड़ेगा 90, और हेलिकल शेप में चलना है, उसको आगे भी बढ़ना है, गोल गोल भी, चक्कर भी काटना है किसी को, जीवन में आगे भी बढ़ना है, तो फिर तो उसको हेलिकल शेप एंगल 0 से 90 के बीच में होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज इन, हाँ देखो इस बार मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आएंगे। अगला टॉपिक होगा मोशन ऑफ अ चार्ज। ठीक है, अगला होगा मोशन। मोशन 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 मतलब हिलना। मोशन ऑफ, दिखाई दे रहा है, मोशन ऑफ चार्ज दिखाई दे रहा, पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमें जो है चार्ज पार्टिकल का मोशन निकालना होगा, लेकिन अब वो चार्ज पार्टिकल किसके अंदर होगा? वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, और वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब भाई बात समझ लो, दोनों परपेंडिकुलर कैसे लाओगे? मान लो ये रही हमारे पास हमारी कौन सी फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, चलो सपोज कर लेते हैं, चलो मैग्नेटिक फील्ड कहां से स्टार्ट होगी बाबू? नोड से। कहां खत्म होगी? और हमने ऊपर लगा दी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर पॉजिटिव, नीचे 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 नेगेटिव, और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते हैं ना बच्चों ध्यान से? अब हमने कहा एक चार्ज पार्टिकल से कि तुम जाओ, जा करके यहाँ पर जाओ, इसके अंदर घुस जाओ, चार्ज पार्टिकल जा करके इसके अंदर घुस जाओ। ये जैसे ही घुसेगा तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे जाना किधर है भाई, क्योंकि अगर ये मान लो सपोज करो पॉजिटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव की तरफ रिपेल करता, तो ये कहां पर जाता? अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करें कि भैया कहां पर जाना है, हम तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, हम तो इधर जाएंगे नेगेटिव तरफ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने कहा मैं तो ऐसा थोड़ा बैठा हूं, एक काम करना, मैग्नेटिक फील्ड को ना अंदर की तरफ ले लेना, इनटू द प्लेन लेना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ना इनटू द प्लेन लोगे मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पे ऐसे दिखा नहीं सकता मैं, इनटू द प्लेन। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अब समझना। अब फ्लेमिंग लेफ्ट रूल क्या कहता है? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में। करंट कैसे? पॉजिटिव किस तरफ जा रहा? पॉजिटिव चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव जा रहा आपका कैसे? ये करंट है ना, करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई? या वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है क्या?
ऐसे जा रहा है ये, नहीं ये ऐसे जा रहा है, देखो बच्चों ऐसे है ये, ऐसे है ये, पकड़ में आ गया। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ, ये है मोशन ऑफ कंडक्टर। तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रही है? तुम नीचे मत जाओ, तुम जाओ ऊपर। ठीक, अब दोनों बराबर हैं, मतलब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या है? बराबर हैं। मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर था? मैग्नेटिक फोर्स के, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थी और चार्ज पार्टिकल सेम था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QBB sin 91 होता है। क्यों से क्यों कट गया, और गलत गलत काट दिया क्या मैंने? हाँ, क्यों से क्यों कट दिया। बी में निकालूंगा तो वेलोसिटी जो होगी वो होगी E बाय बी, और इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी सिलेक्टर। ये तभी लगाना जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, और चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से उनके अंदर से निकल जाएगा, वो चला जाएगा कैसा? एकदम सीधा चला जाएगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसे कोई मतलब नहीं। इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड बुला रही है, उस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बुला रही है। अगर उसका माइंड सेट क्लियर है तो वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। अगर वो डगमगा गया तो फिर तो वो बेकार हो जाएगा बच्चों। ऐसा ही आप लोग को देखना है, भटकाने बुलाने वाले बहुत हैं, वो नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो सेम इसका चक्कर है, चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर करा, ये बुलाती बुलाती तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बुला रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बुला, लेकिन वो कहीं नहीं गई, वो कहीं नहीं गया, वो चला गया कहां पर? सीधा, और वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया। इसके बाद अगला टॉपिक बच्चों स्टार्ट हो रहा है। साइक्लोट्रॉन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना साइक्लोट्रॉन पढ़ना है। अब अगला टॉपिक नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सारी चीजें फोर्स के बारे में आएंगी। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सही है, ठीक है। क्या बेकार आ रहा है क्या? फोर्स ऑन करंट कैरिंग, इसे लगाएं, इसे लगाएं क्या? ये सही रहेगा क्या? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, देखते हैं। टॉपिक नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होगा, देखो करंट सिंपल मतलब होगा, हमारे पास एक कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर में आपने पास किया होगा करंट, और उस कंडक्टर को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया होगा। जैसे आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर भी हो सकती है और प्लेन के बाहर भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर कोई ना कोई हलचल होने लगती है, हलचल होने लगती है कंडक्टर के अंदर। हलचल होगी, हलचल तभी होगी जब इस कंडक्टर में करंट पास होगा और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो इसमें हलचल होगा। ये पहले मरा हुआ होगा, पहले मुर्दा रहा होगा, और जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करंट पास कराया, तुरंत ही क्या होने लगा? हिलने लगा। अब हिलने लगा, हिलने के लिए एक ही रेस्पॉन्सिबल होता है, वो फोर्स। अब हमने देखा कि फोर्स तो इस दूसरे पर लग रहा है, ये तो भैया पूरा मरा हुआ था पहले, तो ये पहले हिल नहीं रहा था, अब अचानक से हिलने लगा जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब कितना फोर्स लगेगा वो देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू बिल, याद रखो बिल, BIL, बिल, बिल, फिर लगा दो साइन थीटा, बिल। याद रखोगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा? बिल, बिल, इतना बिल इस पर लग चुका है, BIL साइन थीटा। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लगाओगे तो आई बाहर कर लेना, आई बाहर कर लेना, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये तो रहा सेम वही बात। अगर आप चाहते हो कि इस कंडक्टर में मैक्सिमम फोर्स लगे तो थीटा ले लो 90 डिग्री, जब थीटा 90 तो फोर्स कितना होगा? BIL, फोर्स विल बी मैक्सिमम। अगर थीटा ले लिया 0 तो फोर्स विल बी 0, थीटा 0 तो फोर्स आपका क्या होगा? 0। याद रखने वाली बात यही है कि जो फोर्स जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिर से आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही पता चलेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या क्या कहता है कि जो हमारा जो फोर फिंगर होती है
वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारे पास सेंट्रल फिंगर है वो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। फॉर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन। तो थंब जो होगा वो थंब अपना आप किसको रिप्रेजेंट करेगा कि कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। कंडक्टर पे दो ही फोर्स लग सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर ही होगी। किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड और करंट के क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर होगी हमेशा। बोलो समझ में आया? ये टॉपिक समझ में आया हो तो आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि इस चैप्टर को खत्म कर दें क्या? इस चैप्टर को खत्म करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, 3 वीडियोस हो चुकी है। अगला मेरे पास टाइम होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है, लेकिन तब भी मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं। मैं अपना बिजी शेड्यूल्स में से मैं आपको टाइम निकाल के मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। फिजिक्स ज्यादा हार्ड नहीं होती है, बस हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार लगे रहें इसमें, तो फिजिक्स अच्छे नंबर से हम लोग निकाल सकते हैं। मैं ऐसी पीडीएफ तैयार कर रहा हूं जिसमें मेरे पास फर्स्ट बुक के सारे पीवाईक्यू लगभग मैंने 100, 150, 200 के आसपास क्वेश्चन होंगे उस पीडीएफ के अंदर। मैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन पहले मैं फर्स्ट बुक के सभी चैप्टर्स का रिवाइज करा दूंगा वन शॉट में, फिर उसके बाद मैं आपको जो है वो पीडीएफ भी सोल्व कराऊंगा। तो आज हम यहीं पर क्लास को ऑफ करते हैं। इसके बाद हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर आएगा, उसमें मूविंग कोल गैल्वेनोमीटर को अच्छे समझ लेंगे। तो एक वीडियो और बनेगी, उसमें आपकी पूरा ये चैप्टर खत्म, लगभग ये वीडियो 4 पार्ट में बनेगी। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें।